हम सुनते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन. नो, दे आर मेड ऑन अर्थ. हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ इट? मुझे रिश्ते कराने हैं. भगवान ने मुझे इसके लिए चूज किया है. 1000-2000 होंगे रिश्ते कराए होंगे, 5000 हाँ, इतने करा दिए तो होंगे. शादी क्यों होती है? कैसी चाहत होती है? क्या उसमें ड्रामा होता है? पहला ख्वाहिश सबकी ये होती है, सुंदर लड़कियां चाहिए ही चाहिए. अच्छा, तो कॉम्प्लेक्शन या अभी भी अभी भी. लड़कियों की क्या एक्सपेक्टेशन है? नाउ द 60% गर्ल्स सिर्फ पिक्चर्स देख के मना कर देती. आई ऑलवेज यूज टू से लड़के की सूरत नहीं सीरत देखो. दिल ने एक बच्चे से जिद की है, या मुझे सब कुछ चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए. हर चीज परफेक्ट, एकदम परफेक्ट पिक्चर हो ही नहीं सकती. जितना बॉयज डिमांडिंग है उससे ज्यादा गर्ल्स भी डिमांडिंग है. मैं देखती हूँ आजकल के बच्चों में कि जिनको सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए. हिज माइंड इज वेरी जेंजी. मैंने कहा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहते मुझे बताओ 2 लीटर दूध के लिए कोई गाय पालता है? माय गॉड. सावन चल रहा है और मुझे ध्यान है कि जब मैं कॉलेज में थी ना, तो सब बोलते थे 16 सोमवार का व्रत रखो, अच्छा पति मिलेगा. तो मैंने कहा पति तो जो मिलना है वही मिलना है, व्रत रखने से अच्छा ज़रूर हो सकता है. विद दैट थॉट मैं हमेशा सोचती थी कि अच्छे पति की डेफिनेशन क्या है. एंड मेरे लिए अच्छे पति की डेफिनेशन क्या है, जो बहुत सॉफ्टली शास्त्रों में मेंशन है, ये तो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन आपके लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छे पति की डेफिनेशन क्या है, अच्छी पत्नी की डेफिनेशन क्या है, इसको आज हम बड़े प्रोफेशनल वे से समझेंगे. जी हाँ, प्रोफेशनल वे से इसलिए कह रही हूँ बिकॉज विद अस टुडे आवर गेस्ट इज़ वेरी वेरी स्पेशल. हम सुनते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन. नो, दे आर मेड ऑन अर्थ. दे आर प्रेजेंटेड एज इफ दे आर मेड इन हेवन. तो आज हम शादी क्यों होती है, कैसी चाहत होती है, इसके पीछे की सच्चाई क्या होती है, हम आज जिनसे जानेंगे. शी इज़ पायनियर इन हर इंडस्ट्री. शी इज़ अमेजिंग. शी जस्ट सेलिब्रेटेड 25 years ऑफ मैट्रिमोनियल सर्विसेज. तो वो हमको वो बता सकती हैं जो आप और मैं सोच सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं. सो आज हम समझेंगे कि व्हाट इज़ जेन ज़ी टॉकिंग अबाउट. कैसे रिश्ते चाहिए, रिश्ते कैसे होते हैं, क्या उसमें ड्रामा होता है, कितनी असलियत होती है, क्या सच्चाई होती है. विदाउट नेमिंग एनीवन, वी आर गोइंग टू गेट टू द रूट ऑफ इट. सो प्लीज़ वेलकम आशी जैन विथ अस. शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ वेरी प्रिटी, शी इज़ एक्सट्रीमली ग्लैमरस. बट इनकी शादी हो गई है, इनकी बेटी की भी शादी हो गई है, तो आप उस तरफ ना सोचें. आप सिर्फ समझें that the beautiful insight she brings for all of us. ये आपको आइडिया कैसे आया? 25 साल, मतलब आप तो लग ही नहीं रही कि 25 साल से काम कर रही, बट हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ इट कि मुझे रिश्ते कराने हैं? मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ ज्वेलर बैकग्राउंड. आई विल से कि मैं ये हमेशा कहती हूँ कि मैंने नहीं इस प्रोफेशन को चूज़ किया, भगवान ने मुझे इसके लिए चूज़ किया है. तो आपको भगवान ने, जैसे हम कहते हैं ना, माँ पार्वती को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि अरे आपको तो शंकर जी के लिए करना है. तो उन्होंने कहा मुझे क्या तपस्या करनी पड़ेगी, शादी तो मैं चाहती हूँ शंकर जी से करनी. तो उन्होंने कहा इस तरह से तपस्या करनी है, यहाँ तपस्या करनी है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है. तो वो नारद मुनि का जो कैरेक्टर था, इट वॉज अ मैसेंजर बिटवीन 2 souls, 2 planes, and merging the destinies. Yes. So I believe that that is a beautiful role that you are also playing. कि कोई कहीं बैठा है नागपुर में, कोई कहीं बैठा है जयपुर में, ना उसको उसका पता, ना उसको उसका पता. तो भगवान भी कैसे करेंगे? यू नो, ही ओनली कैन ऑपरेट थ्रू पीपल लाइक अस. यू नो, किसी के मन में विचार डाल दें, किसी के पास अपॉर्चुनिटी भेज दें, वो और कैसे नीचे आएंगे. सो देन ही ऑपरेट्स फॉर अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट लाइक मैरिज थ्रू पीपल लाइक यू, जिसको अचानक किसी को देखकर लगता है यार वो जो वहाँ देखा था ना 1 साल पहले, वो somehow इसके लिए बात बन जाएगी, और वो बात बन जाती है. सो दिस कैनॉट हैपन विदाउट डिवाइन इंटरफेरेंस. इट इज़ नॉट पॉसिबल. पर वो डिवाइन इंटरफेरेंस से पहले ये पहली बार कैसे हुआ? हाउ डिड यू, मतलब ये क्या हुआ था पहली बार? पहली बार तो ये हुआ था, लाइक आई joined a company earlier. So I thought it was something to related with the zodiac signs or something. I just went to check my own. मेरी पत्री दिखा दो. हाँ, मतलब for my own fate, like what am I going to do? Because I wanted to become a fashion designer. So I never thought कि I'm going to become a matchmaker. So I just went there and they asked few questions and then they called me that you have selected. So of course I did. I was shocked कि ये क्या हो गया एकदम से, उन्होंने क्या बोला, क्या सिलेक्शन क्या.
So it was a matrimonial company and it was just 4 houses away of my house. बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि क्योंकि हमने कभी सुना ही नहीं था शादियाँ ऐसे होती हैं, तो मैंने वहाँ जा गई और जब मैंने उनको देखा समझा, मैंने कहा ओ माय गॉड व्हाट अ इंटरेस्टिंग थिंग यू नो, एंड आई ऑल्सो लव टॉकिंग टू पीपल. तो मुझे अच्छा लगता है उनको समझना, उनसे बात करना. तो मैंने कहा कि ठीक है थोड़े दिन करके देन आई एम गोइंग टू लीव दिस इज़ नॉट मी, व्हाई आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस. सो बट जब मैं वहाँ गई तो मुझे ऐसा लगा कि कितनी ज़रूरत है इस चीज़ की, और शादी जैसा इतना इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में लोगों को आज एक ऐसे किसी सपोर्ट सिस्टम की या ऐसे किसी व्यक्ति की ज़रूरत है जो कि उनका हैंड होल्डिंग करके उनको गाइड कर सके. और उस टाइम पे मैंने देखा कि ऐसे लोगों की लाइक उस टाइम पे मैच मेकर्स ओनली मेल्स हुआ करते थे. एब्सोल्युटली. और फीमेल्स तो मुझे याद ही नहीं, मैंने जब ज्वाइन किया तो तब कोई था भी इतना अग्रेसिवली कोई फीमेल इस काम को कर रही हो. तो बट मुझे लगा बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ इमोशंस, तो इमोशनल वैल्यूज़ को, इमोशनल टच को देने के लिए मैंने कहा एक लेडी का होना भी बहुत ज़रूरी होता है. कि मेन बिकॉज दे टॉक ओनली विद द मेन एंड दे जस्ट टॉक ऊपर की बात कि कितना क्या बिजनेस है कैसा है, क्योंकि उस टाइम तो मेजरली फैमिलीज़ को देखकर या ख़ानदान को देखकर रिश्ते हो जाते थे. तो उस टाइम पे बहुत कम गर्ल्स के थॉट्स को समझना या बॉयज़ क्या चाहते हैं वो चीज़ें थी नहीं उस टाइम. तो जब मैंने स्टेप इन किया तो मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है. माई होल फैमिली इज़ इनटू जेम्स. तो मुझे ये लगा कि गॉड ने मुझे कितनी अच्छे प्रोफेशन के लिए चूज़ किया, वेयर आई एम नॉट गोइंग टू वर्किंग फॉर दी स्टोन्स, ओनली स्टोन्स. आई एम गोइंग टू वर्क फॉर दी लाइफ जेम्स, क्योंकि हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा तो हीरा है, कोहिनूर है. तो मैंने कहा ये इतना अच्छा मुझे भगवान ने जो मौका दिया है. तो धीरे धीरे मुझे नहीं पता लगा कि कब मेरा ये पैशन बन गया. जैसे अभी आपने यू राइटली सेड कि मैं कहीं भी किसी से मिलने जाती तो मुझे एकदम से कनेक्शन होता था किसी फैमिली से या किसी बच्चे से. तो मुझे जो पहला थॉट किसी भी और प्रोस्पेक्ट का आता था, मैंने ये देखा वहाँ पर ज़रूर कनेक्शन होता था कुछ. तो वो जो शॉर्टलिस्टिंग ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आती थी ना, मुझे लगता था वो गॉड की तरफ से एक इंडिकेशन होता था कि इसका मैच इससे. बट वो बड़ा प्योर होता था. उस टाइम पर ना लोग बात आपकी बहुत सुनते भी थे, बहुत ज़्यादा इतनी डिज़ायर्स नहीं थी. और बड़ा जो आज का जो मैंने एक 25 इयर्स का जो चेंज देखा है, बिकॉज उस टाइम पे लोग ना ऑप्शंस में बिलीव नहीं करते थे बहुत ज़्यादा. आज सिर्फ अगर आप किसी को भी 1 प्रोफाइल 2 प्रोफाइल 3 प्रोफाइल 4 प्रोफाइल्स भेज भी दो तो उनका ये होता है और क्या है, और क्या भेज रहे हो, और क्या ऑप्शंस हैं आपके पास. पहले ऐसा नहीं होता था. पहले होता था कि मैंने मतलब अपने करियर में उस 10 साल पहले जो रिश्ते कराए हैं, जो भी संबंध कराए हैं, वो पहले 2 4 5 प्रोफाइल्स जो मैं देती थी उसमें जो पहली दूसरी मीटिंग होती थी उसमें रिश्ता हो जाता था. एंड ट्रस्ट मी, आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ देम, एंड दे ऑल आर हैप्पी. ये तो मैंने भी देखा बिकॉज मेरी भी अरेंज मैरिज हुई थी. एंड आई रिमेंबर माई हस्बैंड वॉज द फर्स्ट गाय हु सॉ मी. एंड देन बोथ ऑफ अस डिसाइडेड, नॉट डिसाइडेड, इट हैपेंड. मतलब डिसाइड तो क्या 21 साल 22 साल पहले करते हैं. आई नो. इट हैपेंड दैट ही ऑल्सो टुक हिज टाइम, आई ऑल्सो टुक माई टाइम. एंड इस बीच मैंने शायद कोई दूसरा लड़का भी नहीं देखा. एंड देन ही अगेन वॉन्टेड टू मीट मी एंड इट जस्ट क्लिक्ड. एंड इट नेवर यूज्ड टू अकर टू मी कि यार एक ही लड़का देखा और उसमें भी अरेंज मैरिज हो गई, मतलब 4 और देख लेती, इससे बेटर मिल जाता. मतलब हमेशा एक ट्रस्ट होता था कि अगर ये है तो इट वॉज मेंट टू बी. ये है. अब क्या हो गया कि पहले हम स्टोर में जाया करते थे कपड़े खरीदने. हमारे टाइम पर वो जेनसन्स और वही 2 4 5 स्टोर्स, बिग जॉस और ये सब हुआ करते थे बचपन में. और तो वहाँ जाया करते थे तो जो 20 30 40 चीज़ें होती थी उसी 40 चीज़ों में से 2 या 3 या 4 ले ली और ख़त्म हो गया 3 महीना 4 महीना. अब अगर आपको एक टॉप भी लेना है 600 रुपये का तो आप ज़ारा देखो, H&M देखो, इधर देखो, उधर देखो, उसके 200 ऑप्शन निकालो, फिर उसको मंगाओ, ट्राई करो, नहीं तो वापस भेज दो. सो आवर होल माइंड इज अबाउट आई कैन गो बैक एंड रिटर्न एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. सो फॉर देम इट हैज़ टू बी आइडियलिस्टिक और इट हैज़ टू बी नथिंग. वो खूबसूरत सा शेर है कि दिल ने एक बच्चे सी जिद की है
या मुझे सब कुछ चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यू नो। तो वो एटीट्यूड मैं देखती हूँ आजकल के बच्चों में कि जिनको सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शन तो है ही कि जो मेरे माँ बाप ने कमाया उसका 50% तो मेरा है ही, अब चाहे मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। तो जब मेरे को 50% अपना पैसा है ही, तो कम से कम मेरी फाइनेंशियल डिपेंडेंस तो खत्म है शादी के लिए, मैं खाऊं पीऊं सोऊं। मेरी फिजिकल डिपेंडेंसी है, आजकल इतने सिचुएशनशिप है, मतलब मुझे क्या ज़रूरत है। देयर इज़ दिस पॉलिटिशियंस सन हु विजिट्स मी वेरी ऑफन फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड ही इज स्टिल इनटू द सिस्टम एंड वेरी पॉपुलर नेम। सो उसकी मदर ने मुझे कहा कि तुम्हारी बात ही सुनता है, तुम उसको समझाओ शादी कर ले। एंड ऑलमोस्ट हमारी एज में 19-20 का डिफरेंस होगा। तो मैंने कहा भाई तुम शादी कर लो, तुम्हारी मदर इतनी चिंतित है, समझाने की मैंने काउंसलिंग की कोशिश की कि तुम शादी कर लो। एंड हिज माइंड इज़ वेरी जेंजी, क्योंकि उसकी दोस्त उसकी उम्र के छोटे हैं। तो मैंने कहा तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहते मुझे बताओ कि 2 लीटर दूध के लिए कोई गाय पालता है? माय गॉड। तो मैंने कहा यार बात तो ठीक है, मैंने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं। सो नाउ व्हेन आई हेयर सच थिंग्स, तो मुझे लगता है कि यू नो द आउटलुक हैज चेंज्ड। पीपल वांट टू नो वन डैम रीजन कि मैं शादी क्यों करूं। मतलब अनलेस आई हैव टू बी मैडली इन लव, और इफ़ आई एम गोइंग फॉर एन अरेंज मैरिज, तो मुझे बहुत अच्छा घर मिल जाए, मेरी ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाए, मुझे पैसे की दिक्कत नहीं हो, या अगर मैं एवरेज लुकिंग हो तो मुझे बहुत सुंदर लड़की मिल जाए कि मेरी ट्रॉफी साथ में चलने लगे। सो दे नीड वन फंडा कि भाई मैं क्यों करूं शादी। सो आई फील ये बदलाव तो हो गया, which is not bad, because हम वक्त को कैसे बुरा बोले, हमें ही बदलने की जरूरत है। And they are very clear that look, I want this. If you are capable of giving, great. If you are not, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। So I want to understand from you कि जब एक लड़का एक अच्छी कंफर्टेबल फैमिली का आपको बुलाता है और कहता है कि आशीष जी, और यहाँ उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें शादी करनी है, तो वो क्या डिस्क्रिप्शन देते हैं? फेयर, लवली, ब्यूटीफुल, टॉल, यंग, वो पेपर वाली अभी भी एडवर्टाइजमेंट जिंदा है कि कुछ चेंज हुआ है? देखिए मैं ये कहूँगी इन दैट केस तब भी मेंस और आज भी आदमी आदमी ही है। तो वो पहला ख्वाहिश तो उनकी सबकी होती है, नो मैटर कि लड़का खुद कैसे दिख रहा है, कि उन सबको सुंदर लड़कियां चाहिए ही चाहिए। बट पहले भी चाहिए थी सुंदर, बट आज की लिस्ट बहुत लंबी हो गई। इट्स नॉट बढ़ गई है पहले से बहुत ज्यादा, लाइक यू नो, नॉट अबाउट मुझे एक लिस्ट तो बताइए। मैं भी 20 साल की बेटी लिए बैठी हुई हूँ, सुन तो ले कहाँ खड़े। सो उनके लिए है कि भाई सुंदर लड़की होनी चाहिए, हाइट ये होनी चाहिए। अच्छा, हाइट की भी है? यस ऑफ कोर्स। तो हील्स क्या करेंगी? हील्स तो नहीं मैटर करता ना, अच्छा, कई बार नेचुरल हाइट हैज टू बी, जो चाहे अगर 5'6" का भी लड़का है, 5.6 हाइट का, तो भी उसको 5'3" तो मिनिमम चाहिए। अच्छा, विच इज सो बैड। मैं कहती हूँ 5'1", 5'2" को हम कौन से लड़के ला के देंगे, यू नो। सो हाइट हो गया, देन द एजुकेशन हैज टू बी वेरी गुड, like good schooling, good college, which is I feel fair, okay, and then the color. अच्छा, तो complexion, yeah, अभी भी अच्छा, yes, complexion is there. People like the tan beauty ruling the industry, they still want कि लड़की fair होनी चाहिए। yeah, plus then they want उसका lifestyle क्या है, class क्या है, पेरेंट्स जेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स का जेल होना आजकल वैसे मैं भी कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल दीज डेज। एंड मतलब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे वांट टू चेक आउट। आई एम सरप्राइज्ड। और लड़कियों की क्या एक्सपेक्टेशन है? लड़कियों को भी, लाइक आई टेल यू नाउ, द 60% गर्ल्स आर सेइंग नो टू द बॉयज़, एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ पिक्चर्स देख के मना कर देती हैं। अच्छा, मैं कई बार ही कहती हूँ, पेरेंट्स को समझाती हूँ कि पुराने लोग जैसे हमें बताते थे कि भाई लड़के की सूरत नहीं सीरत देखो। तो मैं ये कहती हूँ, कोई भी जना आके मुझे सिर्फ बोलते कि अरे इसका फ़ोटो अच्छा नहीं है, इसकी देखो कपड़े कैसे पहन रखे हैं इसने, और ये देखो कैसे खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा रहा है। आई ऑलवेज यूज टू से कि अंदर देखो। लाइक ठीक है, मैं समझती हूँ कि एक आध दो बारी में आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे है, लेकिन फिर भी कोई भी आके मुझसे ये नहीं पूछता उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, आशीष जी आपको कुछ पता है क्या, उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ आपके बारे में जानकारी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछता। सिर्फ व्हाट अबाउट द लुक्स एंड द पर्सनैलिटी। मैं कहती हूँ कपड़े क्या हैं, मैंने कहा कपड़े तो देखिए तब भी लाइक ओल्ड टाइमिंग में तो ये होता ही था कि मेंस को इतना टाइम ही नहीं मिलता था, वुमेन्स ही जाके कपड़े खरीद के
उनके लिए लेके आती थी। तो मैंने कहा तो उसमें क्या है, एक अच्छा लड़का लो, कपड़े जैसे पहनाने अपने हिसाब से पहना लेना, यू नो, यू कैन, सो दैट इज़ इन योर हैंड्स, लाइक यू नो। तो बट मैं ये कहती हूँ कि आजकल जितना बॉयज़ डिमांडिंग है उतनी ही उससे ज़्यादा गर्ल्स भी डिमांडिंग है। अच्छा, और आई विल से कि गर्ल्स के पेरेंट्स बहुत डिमांडिंग है। अच्छा, मतलब व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशंस? सी आई टेल यू, अभी रिसेंटली अब तो देखिए जॉइंट फैमिलीज तो रही नहीं है, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज में भी कौन है, मदर फादर सन एंड डॉटर, राइट। अब उस केस में भी अब जैसे कई फैमिलीज हैं, दे डोंट वांट कि बॉय का बेडरूम और पेरेंट्स का बेडरूम एक फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। आर यू सीरियस? यस, मतलब क्या करेंगे वो फ्लोर पर ऐसा? दे वांट प्रिवेसी। To do what? They have a bedroom. I know, but they want their own space. Like they want, if their friends are coming, so the parents should not know where they are going. And और आजकल मैं कहती हूँ parents are so liberal, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बंगलोज उस तरीके से, जो पुराने बंगलोज बने हुए थे वो उस तरीके से कि नीचे आपका लिविंग और रूम हुआ करता था और फर्स्ट फ्लोर पे सारे बेडरूम्स होते थे। तो उस तरह के स्ट्रक्चर में द पेरेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल। यू कैन इमेजिन कि फ्लैट्स, जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके लिए तो व्हेन द पेरेंट्स, अफ्लुएंट पेरेंट्स, दे नो कि forget about even in apartments in Camellias and Magnolias, so वहाँ पर भी लोग कहते हैं no, they are living on same floor। तो जो लोग बेचारे बॉम्बे में रहते हैं जहाँ बंगलो इज़ अ ड्रीम और 150 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ का एवरेज घर आता है, तो वहाँ पर वो कैसे कहाँ जाएंगे? So it's difficult for, especially for North Indian girls to go and settle there, क्योंकि एक तो उनके वार्डरोब्स ही बहुत बड़े होते हैं नॉर्थ इंडियन गर्ल्स के। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडिया, बिकॉज जो बॉम्बे का जो लाइफस्टाइल है, आई थिंक उस साइड के, जो वेस्ट साइड के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इजीली कंफर्टेबल होते हैं, या फिर गर्ल हु हैज़ लिव्ड इन बॉम्बे फॉर देयर एजुकेशन एंड अदर थिंग्स व्हेन दे आर यूज्ड टू, और फिर दे हैव सीन, सो दे मे बी बाय देयर ओन चॉइस इफ दे आर गोइंग, देन इट इज़ ओके। नहीं तो क्या, बॉम्बे में भी आप देखिए अब चेंजेस आ रहे हैं। इफ़ दे आर लिविंग इन अ फ्लैट ऑल्सो, दे आई हैव सीन लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स दे स्टार्टेड टेकिंग 2 फ्लैट्स ऊपर नीचे, सो दे आर गिविंग अ सेपरेट फ्लैट टू दी सन। मतलब इट्स जस्ट गिविंग मी एंड टेकिंग मी बैक इनटू वन शॉक आफ्टर द अदर कि नॉट मच हैज़ चेंज्ड इन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल, दैट उनको अभी भी लड़की लंबी चाहिए, पतली चाहिए, सुंदर चाहिए, गोरी चाहिए। सो आई वाज स्टडिंग लॉन्ग बैक कि ऐसा क्यों होता है, यू नो, साइकोलॉजिकली व्हाट इज़ इट दैट दीज एडवर्टिजमेंट्स जो न्यूज़पेपर में हमारे टाइम में आया करती थी, दैट वांट डार्क, हैंडसम, यंग, गुड सैलरीड बॉय, इस तरीके की होती थी। व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? वेल स्पोकन। सो आई रियलाइज दैट साइकोलॉजी सेज that a man falls in love from his eyes and a woman falls in love from her ears. मतलब अगर जो आपकी टाइम पर आपने कहा कि सूरत नहीं सीरत देखो, हाँ। उसका मतलब ये था कि अगर वो आपका दिल जीत लेगा, आपका ख्याल रखेगा, प्यार करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, दैट मीन्स यू विल जस्ट लव हिम। बट एक आदमी को आप हमेशा सुंदर चाहिए। तो मुझे याद है कि हम छोटे थे तो मेरी चाची जो थी वो रोज़ शाम को ऐसे, हम बॉम्बे में रहती थी, वो हम दिल्ली में रहते थे, तो वो हम बॉम्बे जाते थे तो वो एकदम तैयार हो जाती थी। मतलब अचानक 5 बजे कुछ हो जाता था, कपड़े चेंज, लिपस्टिक, बाल बांध के, बिंदी लगा के, काजल वाजल, और मुझे हमेशा लगता था आप कहीं बाहर जा रही हो, आप कहीं बाहर जा रही हो। तो इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि ये मेरे चाचा के लिए तैयार होती है रोज़। तो मैंने पूछा कि या मतलब क्या है ये, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई कि मतलब बस कर दो, अब इतने साल हो गए, वो सुबह आपको टूथब्रश करते हुए भी देखते होंगे और यू नो इस तरह से भी देखते होंगे कि कभी सोए सोए मुंह खुला हो गया आपका। बट शी यूज्ड टू से कि नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं एक बार सुबह उठते ही बाथरूम में जाती हूँ और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो मैंने ब्रश किया होता है, मैं नहाई होती हूँ, मैं तैयार होती हूँ। सो आई रियलाइज दैट it's not a constant pressure. They were groomed in a certain way to be always pleasing to everybody's eyes. जैसे in today's time also, a lot of my clients expect from their daughter-in-laws कि सुबह नाइट सूट में बाहर आने का क्या मतलब है, आप 2 घंटा लेट आओ बट एक ही बार तैयार होकर आओ। So they have that expectation that always be perfectly
विजिबल इन फ्रंट ऑफ अस. अब ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सही है या गलत है, हाँ. बट व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? See, I'll tell you what you said. I've also seen. I also grew up with that same, like, because I still remember my nani used to tell all my 3 mummies to get ready when all the gents are coming in the evening. सो मैंने उनको देखा है और हमें भी है ना अच्छा लगता था जब मामी लोग तैयार होके आते थे. इवन फॉरगेट अबाउट वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें भी है ना बड़ा अच्छा लगता था उनको देख के. पूरा दिन वो लोग काम करते थे किचन में जब, लेकिन शाम को एक टाइम होता था जब इतने प्लेजेंट लग रहे होते थे. तो मुझे लगता था वो कॉन्सेप्ट ये होता होगा कि जब भी कोई मैन घर आता है तो उसके बहुत सारी उसकी बिजनेस टेंशन्स होती थी और बहुत सारी चीज़ें होती थी. तो एक बार ही अपनी वाइफ को देख कर ना वो एकदम रिलैक्स हो जाया करता होगा. और एक जो बाहर की जो परेशानियां हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, वो आप एक बार एक ब्यूटी जो आपकी आंखों को, आपने कहा जैसे कि आदमी लोग आंखों से ज़्यादा प्यार कर, मतलब वो द लव कम्स फ्रॉम देयर. सो मुझे लगता है कि वो एक इमोशन जो आता होगा तो उनका सारा स्ट्रगल वहीं ख़त्म हो जाता होगा. एट ईज़ घर आने की जो एक इच्छा होती होगी. तो लेकिन मैं, जैसे अभी आपने कहा कि आज के जो इन लॉज होते हैं वो ये कहते हैं, मुझे नहीं लगता आज के डेट में कोई भी इन लॉ ये कहने की हिम्मत भी रखता होगा कि तुम ऐसे आओ, बिकॉज दे जस्ट वांट देम टू बी हैप्पी द वे दे आर हैप्पी. लेट देम, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गाइड देम. क्योंकि आज क्या है कि जब गर्ल्स आ रही हैं तो ऑलरेडी 25, 26, 27 साल 28 साल की उम्र में शादी होके आ रही हैं. तो उनको क्योंकि ऑलरेडी दे हैव some set mind and they have seen their mothers कि उनकी मदर्स के, तो दे डोंट वांट कि उनके साथ सेम स्टोरीज रिपीट हो. दे वांट टू बी मोर इंडिपेंडेंट नाउ एंड दे डोंट वांट कि हमारे को कोई भी व्यक्ति, कोई भी, मतलब हमारा, हम जिस घर में भी गए हैं तो वहाँ हमें कोई भी रोक टोक हो हमारे लिए या उनको जरा सा भी कुछ कहो तो प्रेशर सा लगता है. तो आजकल के इन लॉज वैसे ही बहुत चिल्ड आउट हैं. दे बिलीव कि वो अपनी लाइफ को जिएं और उनके बच्चे अपनी लाइफ को जिएं. बल्कि मैं इस चीज़ को थोड़ा सा नहीं समझती हूँ, क्योंकि हर एक घर की एक रीति रिवाज, एक परंपरा, एक कल्चर होता है जो हर बच्चे को जाके वहाँ पर समझना चाहिए. तो मैं आज भी कुछ ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट से ना बच्चों को, जहाँ मुझे मौका मिल जाता है वहाँ मैं उनको कुछ टिप्स ज़रूर देती हूँ कि आप जब भी कभी जाते हो, किसी भी नए घर में जाते हो, तो यू शुड वॉच एवरीवन. ये जो 1 साल है ना आपकी ज़िंदगी का, वो जो पैम्परिंग, जो आपके फर्स्ट फेस्टिवल्स होते हैं, जो वो ज़िंदगी में दोबारा नहीं, बिकॉज आप हमेशा अपनी मेमोरीज़ में किसको याद करते हो, जो पहली बार हुआ होता है. आपका फर्स्ट करवा चौथ, आपका फर्स्ट दिवाली आफ्टर योर मैरिज. तो यू शुड गिव दैट 1 ईयर टू योर न्यू रिलेशनशिप. आप उनको समझो, देखो, सुनो उनको. हमेशा रिएक्ट करने की, या अब मैं ऐसा कर रही थी और मेरे साथ तो पहले ऐसा होता था, अब क्यों नहीं हो रहा. अरे आपके साथ उससे बेटर हो सकता है, जो आपके साथ अभी तक हुआ है उससे भी तो बेटर हो सकता है. बट गिव दैट टाइम, गिव दैट स्पेस. थोड़ा सा रुको, थमो, इन्जॉय करो, एवरी मोमेंट इन्जॉय करो. इस बात से मुझे एक बात याद आ रही है कि अभी थोड़े दिन पहले मेरे को एक, वैसे तो आजकल ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ही कम बात करते, तो एक दादाजी ने मुझे कॉल किया. उन्होंने बोला, आशी, मेरी पोती के लिए ना एक ऐसा रिश्ता ढूंढो जिससे कि है ना, जो उसे खुश रख सके. सो मैंने कहा, आप ना मेरी एक बात मानो, आप अपनी पोती को सबसे पहले तो खुश रहना सिखाओ, खुद खुश रहे वो. और बच्चा जब खुद खुश रहना सीखता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर भी करता है. एंड देन व्हेन शी विल गो देयर, जब वो वहाँ जाएगी तो वो खुद भी खुश रहेगी और सबको खुश रखेगी. तो खुशी तो विद इन यू है. आज की डेट में सारे पेरेंट्स, आशी जी कोई ऐसा रिश्ता जहाँ हमारी बच्ची बड़ी खुश रहे. हमारा मतलब, मेरे को ये लगता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देख रहे हैं और उनको अच्छे से पता है कि हमारे बच्चे के अंदर क्या प्लस है, क्या माइनस है. तो वो कहते हैं कि बस इतनी एडजस्टमेंट्स ही ना हो, हमारी डॉटर को ऐसा घर मिल जाए जो ज़ीरो एडजस्टमेंट्स के साथ हो और उसमें कुछ उनको करने की ज़रूरत ही ना हो, और बस वो जाएं और उनको फील हो कि वो अपने घर में रह रही हैं. तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चों के जन्मदाता हैं, भाग्य विधाता नहीं है. एंड डोंट बिहेव लाइक दैट. हर चीज़ परफेक्ट, एकदम परफेक्ट पिक्चर हो ही नहीं सकती. तब फिर मैं मदर्स को बोलती हूँ कि जब आपने अपनी जर्नी शुरू करी, अब आप देखो आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं
और आपको उस टाइम पे शायद नहीं अच्छा लगता था, लेकिन आज वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती होंगी अपनी मदर इन लॉ की, वो टीचिंग्स आपको आज याद आती होंगी जो आपको उस टाइम कहीं बुरी लग रही होंगी। एंड एवरीवन यूज्ड टू से हाँ बिल्कुल आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो। उस टाइम थोड़ा बुरा लगता था, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों टोका, ऐसा क्यों रोका, पर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जैसे जैसे हमने देखा कि ये सब टीचिंग्स हम लोगों को आगे की जो चीज़ें हैं उसको समझने में, जब कभी कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिलेशनशिप में या कभी कोई समाज में कोई प्रॉब्लम ऐसी फेस कर रहे हो तो रिलेशंस में आप कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो, तो वो चीज़ें, वो छोटी छोटी टिप्स आपको बहुत हेल्प करते हैं उन सब चीज़ों से निकलने में। तो आज मेरे को लगता है कि हर डॉटर इन लॉ अपने मदर इन लॉ की कुछ कुछ बातें ज़रूर याद करती होगी और जो उसको बहुत अब अच्छी लगती होंगी। सो ऐसा हमारे पेरेंट्स के साथ भी, जब हम पेरेंट बन जाते, व्हेन माई daughter, she's now going to deliver very soon, so तो अब मैं उसको कहती हूँ बेटा आप कैसा फील हो रहा है, बोले मॉम आई नो लाइक व्हाट यू हैव गॉन थ्रू इट, लाइक आपने कैसे कैसे। तो मैंने कहा बेटा जब माँ बनोगे, बनते हो या बनोगे, तभी माँ का एहसास आता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। तो आपने इतने लोगों के रिश्ते कराए, कितने लोगों के रिश्ते कराए होंगे अप्रॉक्सीमेटली, कोई नंबर है ध्यान में? जय, आई हैव नेवर एवर काउंटेड But because approximately I believe in 1000, 2000, 5000 हाँ, इतने करा तो दिए हो ही होंगे। बिकॉज आई बिलीव नजर ना लगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो इसलिए count तो किए ही नहीं। 10x करना होगा। बट इतने लोगों में आपको क्या लगा कि जब हम अरेंज मैरिज के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो कौन सी 4 या 5 क्वालिटीज हैं जो एक लड़की को देखनी चाहिए एक लड़के में और कहना चाहिए यार ये हो गया, दिस इज इट, तो वो कौन सी 4 या 5 क्वालिटीज? मैं ये चीज़ ना जहाँ मुझे मौका मिलता है बच्चों से बात करने में मैं ज़रूर बताती हूँ। आई एम काउंटिंग एंड एक्साइटेड। सो फर्स्ट थिंग मैं ये बोलती हूँ कि आप उसके अंदर जब भी बात करो तो ये देखो कि हाउ गुड ह्यूमन बीइंग ही इज़। वो कैसे दिखेगा पहली बारी में बात करके? देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखने की ज़रूरत होती हैं, है ना, कि आप जब बात कर रहे हो कितना कर्टियस है, कितना अच्छे से बात करता है, या कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं कि वो सोसाइटी के लिए क्या सोचता है, वो अपनी फैमिली के लिए क्या सोचता है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट मानती हूँ कि उस लड़के का अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ कैसा रिलेशन है, हाउ मच टाइम ही स्पेंड्स विद देम। कर ज़्यादा करना चाहिए उसको, कम करना चाहिए? बैलेंस, आई ऑलवेज से बैलेंस, क्योंकि सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल भी इम्पॉर्टेंट है। बट मैं देखती हूँ कि काफ़ी लोग सिर्फ फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं, पेरेंट्स के लिए बात करने के लिए कुछ नहीं होता है, एंड दे डोंट इवन रेज कि टॉपिक की आप अपनी फैमिली के साथ क्या आउटिंग्स करना पसंद करते हो, कैसे आप रहते हो, कितना टाइम, कौन सा मील आप साथ में करते हो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक एक फैमिली बॉन्डिंग का अगर बच्चा होगा, अगर फैमिली को लव करता होगा तो तुमसे भी लव करेगा ही करेगा। अगर वो अपनी मदर का, सिस्टर का, अपने फादर का ध्यान रख रहा है तो वो तुम्हारा भी ध्यान रखेगा ही रखेगा। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर निग्लेक्टिंग दिस टॉपिक। तो एक वो अच्छा ह्यूमन बीइंग हो, दूसरा वो बैलेंस दो, उसके दोस्त भी हो और वो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करे, फैमिली के साथ, और तीसरा माइंडफुली ऑक्यूपाइड हो, मतलब कुछ काम धंधा करता हो। यस, मतलब बहुत बैठे बैठे रेंटल ना कमाए, कुछ काम करे, कुछ कर रहा हो, और वो कितना ऑक्यूपाइड है बिजनेस में। ये ना हो कि वो सिर्फ अपना रूटीन बताए कि मैं सुबह उठता हूँ, 2 घंटे जिम करता हूँ, उसके अंदर एम्बिशन होना चाहिए, या एक फायर होनी चाहिए। आई डोंट फील देयर इज समथिंग रॉन्ग if any boy is working with the parents, which is so good. अभी थोड़े टाइम पहले जब बायोडेटाज में आता था कि he is doing some startup, तो लोग बड़े खुश होते थे, वाह, पेरेंट्स कहते अरे वाह, लड़के में कुछ है, कुछ स्पार्क है, कुछ अपना वो कुछ करना चाह रहा है, बड़ा अच्छा लगता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उन्होंने देखा स्टार्टअप्स का जो बबल है वो 99% फेलियर्स की तरफ जा रहा है, तो तब लोगों को ये लगा नहीं, अपने फादर के बिजनेस में क्या कर रहा है वो, क्योंकि ये श्योरिटी नहीं है कि वो स्टार्टअप आपका आगे होगा कि। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि माइंडफुली ऑक्यूपाइड हो, कोई बुराई नहीं है कि वो अपना कुछ कर रहा हो, इसमें कुछ गलत नहीं है, अच्छा है वो आज कुछ एक्सप्लोर कर रहा है, बट एट व्हाट एज, यू नो, you can't just keep experimenting at the age 30 plus 35 plus also. आप 24 25 26 के हो तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, देन यू अगर बहुत सक्सेसफुल हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो आपके पास वो टाइम होता है, एज होती है, वो आप अपने फादर्स के बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो।
सो और जब हम एक लड़की देखते हैं, किसी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तो व्हाट आर द क्वालिटीज यू फील दैट लड़कों को लड़की में देखनी चाहिए? आज की डेट में देखिए 1-2 मीटिंग्स में तो बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन जो आप 1-2 मीटिंग्स में भी जज करना चाहो तो उसमें यही है कि द सेम, कुछ इसमें 1-2 बातें तो सेम ही आती हैं कि वो लड़की भी कितनी फैमिली ओरिएंटेड है। आई टेल यू, आज की डेट में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली ओरिएंटेड कितनी गर्ल्स हैं और उनको उसी तरह की फैमिलीज़ मिलनी चाहिए। बिकॉज इफ़ द गर्ल इज़ लाइक कि नहीं मुझे तो इंडिपेंडेंट घर चाहिए जहाँ लड़का अकेला रह रहा हो, तो फिर हमें फैमिलीज़ के जो एक वो स्ट्रक्चर में उनको नहीं डालना चाहिए, बिकॉज दैट बिकम्स अ वेरी टफ पार्ट फॉर दी, प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फैमिली ओरिएंटेड अगर लड़का चाह रहा है कि मेरी फैमिली के साथ मैं रहूँगा आफ्टर मैरिज पेरेंट्स के साथ, तो उसको ये क्वालिटी तो एक लड़की के अंदर देखनी ही चाहिए। आई थिंक दैट्स द मस्ट। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन व्हेन दे मीट दे टॉक अबाउट देयर सोशल लाइव्स, एंड उसमें ये भी देखना होता है कि कितना ज़्यादा वो सोशली इन्वॉल्व है, फ्रेंड्स से कितनी, बुराई नहीं है, बट अगेन आई विल से इट शुड बी द बैलेंस, इट शुड नॉट बी द ओनली सोशल लाइफ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ मच शी इज़ करियर ड्रिवन, करियर ओरिएंटेड कितनी है वो। बिकॉज आज आप जो डिले मैरिज में देख रहे हो तो क्यों है? बिकॉज दे वॉन्ट टू प्रूव देयर आइडेंटिटी, दे वॉन्ट टू डू समथिंग इन लाइफ। मतलब बहुत अच्छी बात है आज के गर्ल्स में इतनी अवेयरनेस है, इतनी वेल एजुकेटेड है, इवन द गर्ल्स आर मोर एजुकेटेड देन द बॉयज़। बट हम जब फैमिली लाइफ में जब गर्ल्स आ रही तो एक गर्ल्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो गर्ल्स ही पूरा कर सकती हैं। हम यहाँ कहते तो हैं कि मेन वुमेन इक्वल हैं, बट यहाँ मैं इस चीज़ को डिफ़र करती हूँ कि मेन और वुमेन को हमें बार बार ये कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है कि वी आर इक्वल? हमें कहना क्यों पड़ रहा है? हमारी अपनी क्वालिटीज़ है, हमारी अपनी ड्यूटीज़ हैं। मेंस की अपनी क्वालिटीज़ है, मेन की अपनी ड्यूटी है। तो हम लोग एक दूसरे के, मैं बोलूँगी, पूरक है। वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर रादर देन बीइंग ऑल द लेडीज सेइंग दिस थिंग कि हाँ हम इक्वल हैं। हम ये जब बात बार बार कह रहे हैं तो हम ही अपने आप को ये बार बार साबित करें हम इक्वल नहीं थे। हम तो हमेशा ही इक्वल थे। वेरी ट्रू। तो मुझे बताइए कि जब ये लड़का लड़की पहली बार मिलते हैं और यू नो वन लाइक्स एंड द अदर डजंट लाइक, जैसे अगर लड़की को लड़का पसंद आ गया बट लड़के को लड़की पसंद नहीं आई, तो वो कैसा इमोशनल टर्मोइल होता है जो फैमिली गुजरती है? मतलब वो कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे अपने आप को, हाउ डू दे फील अबाउट इट, हाउ डू दे टेक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिजेक्शन? डज इट एग्जिस्ट स्टिल? या इट इज़, because for every family their children is like the most precious holding, right? So उसमें क्या है कि वो जितने मर्जी को रिजेक्ट कर ले, पर उनको कोई एक जना भी रिजेक्ट कर दे तो वो नहीं समझ में आता। तो मैं पहले जब मैं प्रोसेस शुरू करती हूँ तो आई टेल देम फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस प्रोसेस देयर इज़ नो सिलेक्शन एंड देयर इज़ नो रिजेक्शन। अगर आप किसी को रिजेक्ट कर रहे हो या आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो वो आपके लिए था ही नहीं ना, कोई ना कोई तो बहाना आएगा ही जिसकी वजह से वो मैच नहीं होगा। अगर आपने भी सिलेक्ट कर लिया किसी को और सामने वाले ने भी आपको हाँ कर दी तो वो रिश्ता हो गया। लेकिन जब तक वो व्यक्ति आपके सामने नहीं आएगा जिसके साथ आपका रिश्ता लिखा है, बनना लिखा है, तो वो तब तक कोई ना कोई वजह तो बनेगी। और मैं इसके बारे में और ऐड करना चाहूँगी, एक मेरे क्लाइंट थे तो उन्होंने मुझे बोला कि आर्शी थैंक गॉड उन्होंने हमें मना कर दिया। आई सेड आप बड़ा अजीब सी बात कर रहे हो, लोग तो इस बात पे बुरा मान जाते कि उन्होंने हमें कैसे मना किया। तो उन्होंने कहा नहीं आर्शी, लाइक यू नो किसी को मना करना बहुत पेनफुल होता है। तो अच्छा उन्होंने ही हमें मना कर दिया, तो आई थिंक मैं इस वाले बैड इमोशन से तो बच गया। सो इट वॉज सो गुड एंड आई टेल ऑल माई क्लाइंट्स कि आप ऐसा भी सोच के देखना। which is so unlikely. So I remember a lot of clients coming to me and so मेरा काम है you know from matching their horoscopes to seeing what kind of life they have, and I also see pictures of the in-laws because मुझे लगता है कि आप एक आदमी से शादी नहीं कर रहे हो, आप एक खानदान से शादी कर रहे हो। I agree. And आपकी दो लोगों की प्रॉब्लम 80% आसपास वालों की वजह से होती है। Yeah. तो वो भी देख लो
कि किसकी क्या प्रॉब्लम आएगी, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो. Yeah. आई नो कि आप उसको बदल नहीं सकते हो, पर आप उसको हैंडल बड़े डिफरेंट तरीके से कर सकते हो. सो दैट इज़ वेयर यू नो आई लुक एट इट इन अ होलिस्टिक वे. सो आई नो कि जब वो लड़की को जवाब नहीं आया होता तो घबराहट होती है, वो 4 बार मिलने आ जाते हैं. यू नो, मीटिंग मी इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस. सो आप बताइए वो उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है. मतलब इट्स सच अ टर्मोइल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ कि आपको पसंद आ गया और आपको पता नहीं कि उसको आप पसंद आए कि नहीं आए. तो ये जो पहली स्टेज पे होता है, ये कितना बिलीव करते हैं कुंडली में? देखिए, मैं ये बोलूँगी आजकल एस्ट्रोलॉजर्स का बहुत बड़ा रोल है मैच मेकिंग. जो हमारे आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो है ना, जो मैच मेकर्स शायद ये पत्री मैचिंग फेस करते हैं. एक तो ये हो गया है कि जहाँ किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिस अ इजी वे टू से नो, पत्री नहीं मिली. और अगर कोई दूसरे की पत्री मिल रही है तो वे कहते नहीं, हमारे पंडित जी ने मना किया है, हमारे एस्ट्रोलॉजर ने मना किया है, तो वी बिलीव इन आवर एस्ट्रोलॉजर. मैं आप ही से पूछना चाहूँगी इस बात को, बल्कि कि आप क्या कहते हो कि जब आपके पास इतने सारे लोग आते हैं, हाउ मच दे गिव वेट टू दिस पत्री मैचिंग? आपके और बाकी लोगों के लिए मैं कंसेप्ट भी बताऊंगी कि हम क्यों देखते हैं, इसका लॉजिक क्या था, इसका ओरिजिन क्या था, और ये जो कॉन्सेप्ट है मांगलिक, इसका क्या मतलब है, मतलब व्हाट डज इट एक्चुअली मीन. लेकिन क्योंकि आई एंजॉयड सो मच टॉकिंग टू यू, so I'm taking this whole conversation to another episode for our viewers, for them to understand कि ये क्यों मिलाई जाती थी. आज के टाइम में प्रेवलेंट है, और जिन लोगों की नहीं मिलाई जाती, जैसे सिख नहीं मिलाते या मुस्लिम्स नहीं मिलाते थे. करेक्ट, अब तो जैन सबसे पहले मिलाते, या क्रिश्चियंस नहीं मिलाते, तो वो क्या करते हैं, उनका सक्सेस रेट क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट. सो वी विल आंसर ऑल दैट in the next episode that our viewers are going to see you. Yes. But from the bottom of my heart, I would really like to thank you for giving this insight into this industry, which only you as being the pioneer of the industry can get into it. But on the ending note of this, I would like to share this little conversation between Shiv and Parvati. शिव जी और पार्वती जी एक बार बैठे और डिस्कशन चल रहा था, बातचीत जैसे हस्बैंड वाइफ कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक मेल में. तो पौराणिक तरीक़ों से है, लेकिन मैं इसको सिंपलिस्टिक तरीके में बताती हूँ. तो उन्होंने बताया कि मेल में क्या होनी चाहिए, और उन्होंने बताया फीमेल में क्या होनी चाहिए. आदमी में 3 P's होने चाहिए. ही शुड बी पैम्परिंग, ही शुड बी प्रोटेक्टिंग, एंड ही शुड बी प्रोवाइडिंग. आपको ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जो आपको पैम्पर करे, आपकी इमोशन को वैल्यू करे, आपके मूड स्विंग्स भी हैं तो हैंडल करे, वो आपको प्रोटेक्ट करे. अगर आप गलत भी हैं तो पब्लिकली अगर आपकी फैमिली भी कुछ कह रही है तो उस समय आपको प्रोटेक्ट करे, बाद में समझा ले. सो आपकी ढाल हमेशा बन के रहे. एंड थर्ड थिंग इज दैट ही शुड बी प्रोवाइडिंग. आपको मांगना ना पड़े, उसको आपकी ज़रूरत पता होनी चाहिए, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, एंड ही शुड केटर टू इट. ही शुड नॉट आस्क और बेग फॉर इट. सो दिस इज द 3 P's ऑफ मेन, यू नो, प्रोवाइडिंग, पैम्परिंग एंड प्रोटेक्टिंग. फिर उन्होंने कहा कि आप बताइए लेडीज में क्या क्वालिटी होनी चाहिए फॉर हर टू बी रूलिंग अ मैन्स हार्ट. So he said that there are 4 qualities that a woman should have. Firstly, she should be nurturing like a mother. उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए कि वो आपके नखरे सह ले. जैसे मदर होती है ना, नहीं खाना, अच्छा थोड़ा खा ले, अच्छा एक बाइट खा ले, अच्छा कुछ खा ले. वो नर्चरिंग होनी चाहिए फॉर हिज ग्रेटिफिकेशन ऑफ you know, that utmost care that a man wants. So she should be nurturing like a mother. She should be casual like a friend. जैसे आप दोस्त के साथ कुछ भी बात कर लेते हो ना, और आपको पता है ये बात दोबारा उठा के ताना नहीं मिलेगा. So you open your heart out, you discuss about things where you're not judged. So she should be like a friend. She should not judge you. She should be comfortable with you like a staff member is. You know, जैसे आपका सेवक comfortable होता है, तब आप अपनी वाइफ के साथ खुल के अपनी इनहिबिशंस, अपनी डिज़ायर्स, अपनी चीज़ें कह सकते हैं. जैसे हम कैसे खाना खा लेते हैं तो हम अपनी प्लेट स्टाफ के लिए छोड़ जाते हैं कि उठा लेगा. इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी सेवा करे, बट शी शुड लव यू इन अ वे, जैसे हम अपने बच्चे के लिए उसको कुछ भी साफ कर देते हैं, हमें घिन नहीं आती. सो दैट क्वालिटी, यू शुड नॉट फील डिस्गस्टेड बाय अ मैन मेंटली, physically and emotionally. And the 4th thing is that you should have so much of spice within you that each time he should seeing a new woman. तो वो physical intimacy इतनी ज़्यादा
आप में compatible होनी चाहिए, that you are always willing to bring newness in the relationship, that romanticism should True. not die. True. So here there was this conversation between them of the ideal Wow. qualities to inculcate. ये Yeah. इनको आप लेकर पैदा नहीं होते हो, Yeah. इनको आप वीव करते हो, इनको आप बनाते हो, इनके आप ऊपर आप हर दिन काम करते हो. Every day you have to work on it. On relationship and on yourself. On yourself. You know, each day I ask myself at night, have I learned something new? If I haven't, तो उस दिन की affirmation की डेट में मैं डेट के साथ अफर्मेशन और श्री राम लिखती हूँ, मैं वो डेट ही नहीं डालती. और अगले दिन मैं 2 डेट डालती हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि अब आज मुझे 2 नई चीज़ें इवॉल्व करके Wow. सीखनी है. सो फॉर मी, इफ आई डोंट इवॉल्व, it's end of my life. And if we don't work on our relationship, it's end of the relationship. With this, I'm going to get a lot of exciting things from you of what Kundali is all about. What are the most disgusting relationships and mindset you have come across? And how did you think people have transformed or should be okay about the Yeah. concept of trusting when you've met somebody Yes. good? So we will take this conversation to our next episode, and Yes, I'm of sure course. people will have, Gen Zs will have so much of clarity from your mind and your experience over how gradually the concept of marriage has changed. Yeah. Thank you so much for your Thank time. you so much. And I'm so happy you. that I learned so much. And I have learned. So we'll keep learning in our Yeah, next episode. yes, yes. But before we go, I have got a beautiful special gift for you. Amazing. So this is a happy couple Yeah. that you bring together in people's lives. Yeah. And may they always be jeweled, prosperous. Yes. Their life become goldens, and they have all the gravity and heaviness in the relationship to Yes. sustain it. Wow. So with this prayer for your organization, your beautiful work, this is a little gift from our side, and it is to be placed in Southwest to Southwest. bring more stability in life. Wow. So this Thank is you, just thank little you, love thank for you so much. Pleasure. With so much of love and gratitude. Pleasure. Yeah.